दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 9 है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसके पिछले के सारे पार्ट्स चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। राघव की बात सुनकर इशिता ने तुरंत अपनी बेटी सानवी की तरफ देखा। सानवी भी अपनी माँ को देखकर हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। इशिता की आंखों में अब भी आंसू थे। उसने रोते हुए अपनी बच्ची से बातें करनी शुरू की और सानवी बड़ी मासूमियत से अपनी माँ को देखती रही। लेकिन जैसे ही इशिता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर उसे प्यार से दुलारा, सानवी फिर से खिलखिला उठी। उसी पल राघव की कही बात इशिता के दिल में उतर गई। बिना कुछ कहे वो अचानक उठी और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। राघव एकदम घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अचानक इशिता को क्या हो गया। वह जल्दी से बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा और बाहर से आवाज़ लगाने लगा, इशिता, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद राघव वापस आकर छोटी सानवी के पास बैठ गया और बेचैनी से इशिता के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो बाहर आने वाली इशिता पहले वाली इशिता से बिल्कुल अलग थी। राघव की बातों से उसे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि अगर इंसान हर वक्त अपने दुखों में डूबा रहे तो वो धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, दुनिया उन्हीं के साथ रहना पसंद करती है। और उसी पल इशिता ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी सानवी को कमज़ोर बनने नहीं देगी। वो उसे हर छोटी बात पर टूटना नहीं बल्कि हालात से लड़ना और मुस्कुराना सिखाएगी। शायद इसी सोच के साथ वो अचानक बाथरूम में गई थी, खुद को बदलने के लिए। पहले इशिता हमेशा बिखरी हुई सी रहती थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी और बाल हमेशा बंधे हुए। लेकिन अब जो इशिता सामने आई थी, उसे देखकर राघव की सांसें जैसे थम गई। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया था। बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, मांग में सजा सिंदूर, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक और गहरे लाल रंग की साड़ी में उसका चेहरा जैसे खिल उठा था। सबसे ज़्यादा फर्क उसके चेहरे की मुस्कान ने डाला था। आंसुओं के जगह आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। राघव बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़रें जैसे इशिता पर ठहर सी गई थी। इशिता धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई, जैसे राघव तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया। फिर इशिता ने अपनी चूड़ियों की खनक से उसे होश में लाया और मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ खो गए हो तुम? राघव के मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हारी खूबसूरती में। इशिता एक पल के लिए चौंकी। क्या? राघव, तुम संभल गया। राघव तुरंत संभल गया और बात बदलते हुए बोला, अरे मेरा मतलब सोच रहा था कि अगर विनोद भैया आज यहाँ होते ना तो तुम्हें देखकर हैरान ही रह जाते। विनोद का नाम सुनते ही इशिता का चेहरा उतर गया। वह थोड़ी नाराजगी से बोली, खबरदार, उस इंसान का नाम भी लिया तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। फिर उसने सानवी की तरफ देखते हुए कहा, ये सब तो मैंने अपनी बेटी के लिए किया है, ताकि वो मुझे हमेशा हंसता हुआ देखे, और माँ मुस्कुराएगी तभी तो बच्चा भी खुश रहना सीखेगा। राघव उसके चेहरे की मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा उठा। वह मेरी इसी, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ आ ही गई, वरना पूरा दिन बस रोती रहती थी। इशिता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुमने अभी तक कुछ खाया कि नहीं? मुझे पता है मेरी और सानवी के चक्कर में तुम पूरे दिन भूखे रहे हो। रुको, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, फिर बताना कैसी बनी है। राघव मुस्कुराया, एक कटोरी नहीं, 2 कटोरी लेकर आना। इशिता ने हैरानी से पूछा,
दूसरी किसके लिए? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने लिए। आज हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। इशिता भी हल्का सा मुस्कुराई और रसोई की तरफ चली गई। लेकिन उसके जाते ही राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। वह खुद से सवाल करने लगा, आखिर मुझे इशिता के लिए ऐसा क्यों महसूस होने लगा है, जबकि मैं जानता हूँ कि ये सब गलत है। उसके दिल में अपराध बोध भी था, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो जानवी के साथ रिश्ते में था। जानवी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसके दिल में किसी और के लिए भावनाएं जागने लगी थी। राघव खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं, ये सिर्फ एक एहसास है, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन भी कह रहा था कि शायद उसे इशिता को सब सच बता देना चाहिए, ताकि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो सके। शायद इशिता उसकी परेशानी समझ पाए, शायद वो उसे समझा पाए कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर आ गया। अगर इशिता ने मुझे गलत समझ लिया तो? अगर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो? नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। राघव ने मन ही मन फैसला कर लिया। वो अपनी भावनाओं को खुद तक ही रखेगा। शायद जानवी से लंबे समय तक दूर रहने की वजह से उसका मन भटक रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी इशिता खीर की 2 कटोरियाँ लेकर वापस आ गई। फिर दोनों साथ बैठकर मुस्कुराते हुए खीर खाने लगे। राघव और इशिता अब ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताने लगे थे। धीरे धीरे राघव छोटी सानवी के भी बेहद करीब आ चुका था। अब वो सिर्फ इशिता का ही नहीं, बल्कि सानवी का भी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। इधर राघव ने अपनी गर्लफ्रेंड जानवी से बात करना काफ़ी बंद कर दिया था। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन बहस होने लगी थी। घर में रहते हुए कई बार इशिता अनजाने में उनकी बातें सुन लेती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। राघव खुद भी समझ पा रहा था कि आखिर उसके मन में इशिता के लिए ये बदलती भावनाएं क्यों जन्म ले रही हैं। लेकिन वो हर बार खुद को यही समझा देता कि अभी इशिता की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऊपर से घर में भी ऐसा कोई नहीं है जिसके भरोसे उसे अकेला छोड़ा जा सके। उसने मन ही मन सोच रखा था कि जैसे ही दादी अस्पताल से घर लौट आएंगी और इशिता पहले जैसी हो जाएगी, वो जाकर जानवी को मना लेगा। शायद ऐसा करने से जानवी की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी और उसके दिल में इशिता के लिए जो एहसास धीरे धीरे पनप रहे हैं, वो भी कहीं दब जाएंगे। घर का माहौल भी इन दिनों काफ़ी बदला हुआ था। सुबह होते ही इशिता की सास अस्पताल चली जाती और उधर ससुर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते। जेठ जेठानी भी शहर से बाहर थे। विनोद अपने काम में व्यस्त था और ननद एडमिशन के लिए मुंबई गई हुई थी। ऐसे में पूरे घर में सिर्फ राघव और इशिता और छोटी सानवी ही रहते थे और राघव का पूरा दिन इशिता की दवाइयों का ध्यान रखने, उसे समय पर खाना खिलाने और सानवी की देखभाल करने में गुजरने लगा था। धीरे धीरे उसने जानवी को लगभग पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि दोनों की बातचीत तक बंद हो गई। अब राघव का ज़्यादातर समय सिर्फ इशिता के साथ बीतने लगा था। शायद यही वजह थी कि इशिता की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी, क्योंकि अब वो हर वक्त रोती नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी थी। वो खुलकर हंसने लगी थी। और जब इंसान मन से खुश रहने लगे तो उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई देता है। जैसे ही इशिता थोड़ी सी ठीक हुई, उसने फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। लेकिन अब राघव हर काम में उसका हाथ बटाता था।
सुबह की पूजा से लेकर सानवी का डायपर बदलने तक, रसोई में मदद करने से लेकर रात के बर्तन धोने तक, राघव हर जगह ईशिता के साथ खड़ा नजर आता था। धीरे धीरे ईशिता ने अस्पताल जाकर दादी से मिलना भी कम कर दिया था। वजह यह थी कि अब उसे घर में राघव के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। कई बार दादी रात तक उसका इंतजार करती, लेकिन हर बार उसकी सास ही अस्पताल पहुंचती। हालांकि ईशिता की दादी की चिंता रहती थी, लेकिन घर के कामों में वो इतनी उलझ जाती थी कि समय ही नहीं निकाल पाती थी। ऊपर से उसकी सास खुद चाहती थी कि ईशिता घर संभाले और वो अस्पताल चली जाए। लेकिन एक दिन उसकी सास को तेज बुखार आ गया और वो अस्पताल नहीं जा सकी। तब ईशिता ने खुद दादी से मिलने जाने का फैसला किया। वो तैयार होकर सानवी को गोद में लेकर जैसे ही घर से निकलने लगी, तभी राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बस फिर क्या था, दोनों खुशी खुशी दादी से मिलने निकल पड़े। रास्ते में ईशिता की नज़र गोलगप्पे वाले पर पड़ी। उसे देखते ही वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मचल उठी और राघव से गोलगप्पे खाने की जिद करने लगी। राघव भी उसकी खुशी देखकर मना नहीं कर पाया और उसने तुरंत बाइक गोलगप्पे की तरफ मोड़ दी। दोनों ने साथ खड़े होकर खूब गोलगप्पे खाए। शादी के बाद शायद पहली बार ईशिता इतनी खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे पुरानी वाली ईशिता फिर से वापस आ गई हो। राघव उसे देखकर भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन वो अभी भी अपने दिल की बात उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर बार जब वो सोचता कि अब वो ईशिता को अपने मन की सच्चाई बता देगा, तभी उसके भीतर एक डर जन्म ले लेता, कहीं सच जानकर ईशिता उससे नफरत न करने लगे। बस यही सोचकर वह हर बार अपने जज्बातों को दिल में ही दबा लेता। लेकिन ईशिता के लिए जो एहसास उसके दिल में एक छोटे से बीज की तरह पैदा हुए थे, अब वो धीरे धीरे एक पेड़ पौधे के रूप में लेने लगे थे। ईशिता के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ उस एहसास को हर दिन और गहरा करती जा रही थी और राघव खुद भी इससे पूरी तरह अनजान था। अब दोनों अस्पताल पहुँचे तो दादी ईशिता को देखते ही भावुक हो गईं। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। ईशिता को रोता देखकर राघव की आंखें भी भर आईं, लेकिन वो इधर उधर देखने लगा ताकि कोई उसके आंसू न देख पाए। दादी ने प्यार से ईशिता का चेहरा पकड़ते हुए पूछा कि तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती है बेटी? क्या अपनी दादी से नाराज हो गई है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? दादी की बातें सुनकर ईशिता का दिल भर आया। फिर उसने उन्हें सारी बातें बतलाई, कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई थी और कैसे उसकी सास घर का सारा काम उसे संभाल कर खुद अस्पताल आ जाती थी। दादी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, बेटी, जब पति साथ ना हो ना, तब घर की छोटी सी बात भी इंसान को चुभने लगती है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक दिन तुझे भी वो सारी खुशियाँ जरूर मिलेंगी जिन पर तेरा पूरा हक है। माहौल थोड़ा भारी हो गया था। राघव ने मुस्कुराते हुए बात बदलने की कोशिश की। वो हंसते हुए बोला, मुझे तो लगता है सिर्फ भाभी ही गंगा जमुना बहाती हैं, लेकिन असली आंसुओं का खजाना तो दादी आप निकली। उसकी बात सुनकर दादी और ईशिता दोनों हंस पड़ी। फिर तीनों देर तक बैठकर बातें करते रहे। दादी चुपचाप लेटे हुए कभी ईशिता को देखती तो कभी राघव को। उम्र और अनुभव ने उन्हें लोगों की आंखों के पीछे छिपे जज्बात पहचानना सिखा दिया था। वो समझ चुकी थी कि ईशिता के मुस्कान के पीछे आखिर किसका हाथ है, लेकिन इसी बात का डर भी उनके मन में घर कर रहा था
कहीं ईशिता की ये नई खुशी विनोद की आंखों में चुभने ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसकी सबसे बड़ी कीमत शायद फिर एक बार ईशिता को ही चुकानी पड़ेगी। ईशिता अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। पहले की तुलना में उसके चेहरे पर अब ज़्यादा सुकून और खुशी दिखाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो सिर्फ दिन काट नहीं रही थी, बल्कि सच में अपनी ज़िंदगी जीना सीख गई थी। अब उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों की भी परवाह होने लगी थी। धीरे धीरे दादी की तबीयत भी संभल गई थी और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। पूरा परिवार फिर से अपने घर की रौनक में लौट आया था। देखते ही देखते 15 दिन कब गुजर गए किसी को पता नहीं चला। इसी बीच घर के बाकी लोग भी अपने अपने काम खत्म करके वापस घर लौट रहे थे। शिवानी का मुंबई के कॉलेज में दाखिला हो चुका था, इसीलिए वह भी कुछ दिनों के बाद घर आ रही थी। बड़ी बहू अपने मायके की शादी निपटाकर पति और बच्चों के साथ घर लौट चुकी थी। वहीं विनोद का भी दूसरे शहर वाला काम पूरा हो चुका था और वो भी आज घर वापस आने वाला था। एक समय था जब ईशिता विनोद के घर से जाते ही दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर उसके लौटने का इंतजार किया करती थी। दिन गिनती थी कि कब वो वापस आएगा, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। आज उसे इस बात का भी ध्यान नहीं था कि विनोद घर लौटने वाला है। उसने तो उसके हिस्से का खाना तक भी नहीं बनाया था। अब उसकी दुनिया बस दादी और अपनी छोटी बेटी सानवी और राघव के इर्द गिर्द ही सिमट गई थी। बाकी बचा सारा समय भी वह राघव के साथ हंसी मजाक और बातचीत में गुजार देती थी। विनोद का नाम अब जैसे उसकी ज़िंदगी से धीरे धीरे मिटता ही जा रहा था। शाम को जब सब लोग खाने के लिए बैठे तब रसोई में सबकी थालियां बाहर आ गईं, लेकिन विनोद की थाली नहीं आई। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद विनोद ने गुस्से में ऊंची आवाज़ लगाई, क्या आज खाना मुझे इस घर में खाने को मिलेगा या नहीं? उसकी आवाज़ सुनते ही ईशिता की सास ने रसोई में गई और नाराज होकर बोली, ईशिता, तुमने अभी तक विनोद का खाना क्यों नहीं लगाया? क्या तुम भूल गई हो कि आज वो घर वापस आया है? ईशिता ने हैरानी से कहा, लेकिन वो अभी कैसे आ गए? उन्हें आने में तो अभी समय था। वो तो 15 दिन बाद आने वाले थे ना? सास ने नाराज होकर जवाब दिया, कल ही पूरे 15 दिन हो गए थे। अपने कहे अनुसार आज विनोद घर लौट आया है। उसे आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन तुम्हें तो अपने अलावा किसी और की सुध ही नहीं रहती। सास की बातें सुनकर ईशिता कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर वह जल्दी से रसोई से बाहर आई और देखा कि विनोद सचमुच खाने की जगह पर बैठा हुआ था। ईशिता ने धीमी आवाज़ में कहा, आप उन्हें कह दीजिए थोड़ा इंतज़ार कर ले, मैं अभी उनके लिए खाना बना देती हूँ। सास ने झुंझलाकर कहा, तुम जानती हो ना विनोद का स्वभाव, अगर वो खाने पर बैठ गया और समय पर खाना नहीं मिला तो वो बिना खाए उठ जाएगा। ईशिता ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, तो उठ जाए। उसकी बात सुनकर सास हैरानी से उसे देखने लगी। ईशिता ने बिना डरे आगे कहा, मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं भी इंसान हूँ, कोई कैलेंडर नहीं कि हर किसी के आने जाने की तारीख याद रखूं। और जब सबके हिस्से का खाना ख़त्म हो चुका है तो अब मैं किसकी थाली निकाल कर आपके बेटे को खिलाऊं? कुछ पल रुककर उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर बोला, अगर आप सोच रही हैं कि मैं अपना खाना उन्हें दे दूं, तो वो भी नहीं हो सकता। मेरी बेटी सानवी काफ़ी देर से भूखी है। जब तक मैं खुद खाना नहीं खाऊंगी तब तक उसे भी नहीं ठीक से संभाल पाऊंगी। ईशिता की बातें सुनकर उसकी सास कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे अपनी थाली उठाकर बाहर चली गई और अपना खाना विनोद की थाली में रखने लगी। विनोद ने हैरानी से पूछा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अपना खाना मुझे क्यों दे रही हैं? क्या खाना कम पड़ गया है? सास ने भारी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, जो मिल रहा है बेटा, आज उसी में काम चला ले। उनकी बात सुनकर विनोद कुछ समझ नहीं पाया।
घर के बाकी लोग भी चुपचाप अपने फ़ोन में लगे हुए खाना खाते रहे। किसी ने इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। विनोद का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार वो बिना खाना खाए ही उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। राघव अपने बड़े भाई के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसे समझ आ गया था कि आज फिर विनोद अपने शब्दों से ईशिता को चोट पहुंचाने वाला है। कुछ देर बाद ईशिता ने जल्दी जल्दी विनोद के लिए खाना तैयार किया और थाली लेकर बाहर आई, लेकिन तब तक विनोद वहां से जा चुका था। वह समझ गई थी कि विनोद नाराज होकर कमरे में चला गया है। ईशिता ये भी जानती थी कि ऊपर कमरे में बैठा विनोद इसी इंतजार में होगा कि वो खाना लेकर आएगी, उससे माफ़ी मांगेगी और उसे मनाकर खाना खिलाएगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। थोड़ी देर बाद ईशिता कमरे में आई जरूर, मगर उसके हाथ खाली थे। ना कोई खाने की थाली और ना ही कोई मनाने वाली मुस्कान। विनोद ने उसे ध्यान से देखा, मगर उसके लेकिन अपने चेहरे के भाव छिपा लिए। उसे लगा शायद ईशिता अभी नीचे जाएगी और खाना लेकर वापस आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईशिता अपने सारे काम खत्म करके छोटी सानवी को सुलाकर खुद भी बिस्तर पर लेट गई और विनोद बस कुर्सी पर बैठा उसे देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ईशिता है जो हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। आज बिना उसकी परवाह किए ही सोने चली गई। पहले तो वो उसके इंतजार करना भूल गई, फिर उसके लिए अलग से खाना बनाना भी भूल गई, और अब तो उसने उसे मनाने की कोशिश तक नहीं की। विनोद के अहंकार को शायद पहली बार इतनी गहरी चोट लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक पत्नी अपने पति से पहले खुद के बारे में कैसे सोच सकती है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं गलती उसकी खुद की भी थी। ईशिता ने शादी के पहले ही दिन से विनोद को ही अपनी दुनिया बना लिया था। उसकी हर ज़रूरत, हर आदत, हर पसंद का ध्यान रखा था। वो घंटों बिस्तर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, सिर्फ इस इंतजार में कि कब विनोद अपने काम से खाली हो और उसकी तरफ देखे। लेकिन विनोद ने कभी उसकी उस खामोश चाहत को समझने की कोशिश तक नहीं की। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ हमेशा हमारे पास रहती है तब उसकी कीमत महसूस नहीं होती, लेकिन जब वही चीज़ धीरे धीरे दूर होने लगे तब इंसान बेचैन होने लगता है। अब शायद विनोद के साथ भी यही होने वाला था। कुछ देर बाद वो चुपचाप आकर बिस्तर के दूसरे कोने पर लेट गया। उसकी नज़रें बार बार ईशिता के चेहरे पर टिक जा रही थी। ईशिता ने आंखें जरूर बंद कर रखी थी, मगर वो सोई नहीं थी। वो विनोद के स्वभाव को बहुत अच्छे से समझती थी। उसे पता था कि आज उसके इस व्यवहार से विनोद के अहंकार को भीतर तक चोट पहुंचाई है। लेकिन इस बार ईशिता ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो अब हर बात में खुद को नहीं दबाएगी। जिस बात में उसका दिल दुखेगा वो अब सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए वैसा नहीं करेगी। विनोद को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, मगर उसका अभिमान उसे खुलकर बात करने नहीं दे रहा था। उधर ईशिता के बदले व्यवहार से उसके मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईशिता ऐसा कैसे कर सकती है। काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिर वो थोड़ा खिसक कर ईशिता के करीब आने लगा, लेकिन तभी ईशिता ने बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। बस यही वो पल था जिसने विनोद को अंदर तक हिला दिया। शायद सबके सामने अपमानित होने पर भी उसे इतनी चोट नहीं लगी थी जितनी इस खामोश दूरी ने उसे पहुंचाई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो कभी उसके करीब आए बिना सो नहीं पाती थी। आज उसे अपने पास तक नहीं आने देना चाहती। अब विनोद के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ईशिता इतनी बदल कैसे गई। लेकिन उसका अहंकार अब भी उसके रास्ते में खड़ा था। वो ईशिता से खुलकर बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। कहीं ना कहीं अब उसे डर भी लगने लगा था कि अगर उसने बात की और ईशिता उसे नज़रअंदाज कर दिया तो शायद उसकी बची हुई इज्जत भी टूट जाएगी।
बस इसी डर और बेचैनी के साथ आखिर वह दूसरी तरफ करवट करके सो गया। मगर शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। इशिता अब धीरे धीरे खुद को पहचानने लगी थी। अगली सुबह घर में हमेशा की तरह सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। इशिता सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। घर में लोगों की मौजूदगी की वजह से अब राघव और इशिता को खुलकर बात करने का मौका कम मिल रहा था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को इतना समझने लगे थे कि बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाते थे। जब भी इशिता काम में व्यस्त होती, राघव छोटी सानवी का ध्यान रखता। उसके आने से इशिता की जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी थी, लेकिन शायद आने वाला वक्त नई मुश्किलों लेकर खड़ा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुबह सुबह इस वक्त कौन आया होगा? सबके मन में यही सवाल था। राघव ही उठकर दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी लड़की ने बिना कुछ सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ सुनते ही पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरानी से राघव को देखने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंक गई थी इशिता। उस लड़की ने आते ही राघव पर सवालों के बरसात शुरू कर दी, और सबसे अजीब बात ये थी कि राघव चुपचाप उसकी हर बात सुन रहा था। ना उसने जवाब किया, ना खुद को सही साबित करने की कोशिश की। वो बस एक गुनहगार की तरह खड़ा था। आखिर कौन थी ये लड़की? क्या ये लड़की राघव की गर्लफ्रेंड थी? अगर ये राघव की गर्लफ्रेंड भी थी, तो आगे राघव और इशिता के रिश्ते का क्या होने वाला था? क्या राघव और इशिता के रिश्ते में दूरी आ जाएगी? जानेंगे कहानी के नेक्स्ट एपिसोड।